नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 19 जनवरी 2024 ईस्वी और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम का। कहाँ पर? तो अयोध्या में मंदिर में। तो 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। उसके अलावा देखिए हेडलाइन क्या है आज का, अगर ध्यानपूर्वक देखें। और बहुत सारे बच्चे फिर बाद में मुझे कमेंट करके मैसेज करते हैं कि इसका नोट्स बनाना है क्या। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। अगर ज़्यादा समय उसमें लगता है तो केवल टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर आप मंथली मैगजीन जो विजन IAS या दृष्टि का पढ़ेंगे ना, तो उसमें इन टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। या अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। 299 में अगर आप चैनल ज्वाइन कर लेंगे एस्पिरेंट का, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, न्यूज़पेपर का नहीं, न्यूज़पेपर डिस्कशन का। और अगर 70 BPSC का आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो पूरा साल देना पड़ेगा आपको, अभी से लेकर सितंबर तक, दिसंबर तक रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें होगा आपका, हो ना। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग हो गया है। PT मेंस दोनों ही 180 डिग्री बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल ही अलग हो गया। पहले से इसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अटैक किया था। और अब उस ईरान के कुछ आतंकवादी संगठन थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे, JLL है ना, जैश अल अदल करके नाम है उसका। तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान ने फिर ईरान पर अटैक किया, जिसमें ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है, ऑपरेशन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या नाम देखिए रखा गया है? मारबर्ग समाचार। अब इसका क्या तात्पर्य होता है भाई, ये क्या ऐसा नाम रखा गया है? तो दरअसल में ये नाम बलूची भाषा में रखा गया है। बलूचिस्तान प्रांत के बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। पाकिस्तान का इलाका है। मारबर्ग का मतलब होता है मारो, किनको? समाचार। बलूचिस्तान में जो लोग बलूचिस्तान को फ्री नेशन के तौर पर, एक स्वायत्त प्रांत के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, फ्री देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत दिन से उनका वॉर चल रहा है और वो लोग खुद को समाचार कहते हैं। तो बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ने वाले लोगों को मारो, इसका ऑपरेशन का नाम यही था। और पाकिस्तान ने फिर बोला कि हमने ईरान के अंदर में BLA, बलूचिस्तान लिबरलाइजेशन और एसोसिएशन का ऐसे ही नाम है एक संगठन का, जिसके आतंकवादियों को हमने क्या किया है, ईरान में मारा है। इसमें किसी भी ईरानी नागरिक की मौत नहीं हुई है। ऐसा क्लेम किसने किया है? पाकिस्तान ने क्लेम किया। ईरान ने क्या क्लेम किया है कि बच्चों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान ने भी क्या क्लेम किया था कि हमारे यहाँ भी बच्चे मारे गए हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था इनका। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग मैप और बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, BLA वगैरह के बारे में देखेंगे। और बहुत सारे चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें भारत के लिए भी क्या कुछ संकट है क्या। तो देखिए, अगर आपके पड़ोस में कोई पटाखे फोड़ता है तो आवाज़ तो आप तक आती ही है। उसी तरीके से अगर आपके पड़ोस में अशांति होगी, युद्ध होगा, वो भी ईरान हमारा सहयोगी राष्ट्र है, तो हमारे पर थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही। ईरान में हमारा पोर्ट है चाबहार। कौन सा है? चाबहार, जिसमें भारी निवेश किया हुआ है हमने। हो सकता है पाकिस्तान उसको अटैक करे, है ना। अगर ये फैलता है और तो अभी ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन अगर जवाब देता है तो, है ना। तो लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, छोटे से स्तर तक रहकर बंद हो जाएगा ये। अगर आगे बढ़ता है तो फिर समस्या हो जाएगा पूरे जोन के लिए। ओके, इसके अलावा देख, ईरान और पाकिस्तान का अगर फायर पावर का आप कंपेयर करोगे, फायर पावर का मतलब होता है सैन्य शक्ति का, अगर आप कंपेयर करोगे तो पाकिस्तान की थोड़ी सी बढ़त हासिल है। लेकिन ईरान एक अलग तरीके का देश है। किस प्रकार से अलग तरीके का देश है? ये प्रॉक्सी वॉर बहुत ज़्यादा करता है। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है बंधुओं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, सोच आपकी डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉक्सी का मतलब होता है, प्रॉक्सी तो स्कूल में भी आपने लगाया हुआ अटेंडेंस वगैरह में, कॉलेज में भी, है ना। प्रॉक्सी अटेंडेंस कोई और करके आ गया आपके बदले, है ना। उसी प्रकार से प्रॉक्सी ईरान ने बहुत सारे बना रखे पूरे दुनिया भर में। ईरान हमेशा सामने के युद्धों में कम विश्वास करता है, प्रॉक्सी युद्ध बहुत ज़्यादा करता है, हद से ज़्यादा। दुनिया की सबसे ताकतवर प्रॉक्सी युद्ध खेलता है ईरान। कैसे? अलग अलग संगठन पूरे दुनिया भर में बना के उनको आर्म एमुनेशन पैसे से सपोर्ट करके देश में अशांति पैदा कर सकता है। जैसे एक देश है लेबनान। लेबनान के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, इसलिए भी फेमस। उसके अलावा लेबनान बहुत ज़्यादा अशांत क्षेत्र हो गया है हाल फिलहाल के वर्षों में, इसके लिए भी फेमस हो गया है। तो लेबनान में एक संगठन है हिजबुल्लाह, ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। हिजबुल्लाह, क्या नाम है उसका? हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के पास जो सेना है वो लेबनान की आर्मी से भी ज़्यादा ताकतवर है। और ये किसका प्रॉक्सी है? तो ईरान का प्रॉक्सी है।
ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से क्या हूती विद्रोही, इजराइल हमास युद्ध में ईरान खुद इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने अपने सारे कुत्ते छोड़ दिए, यही है वो। हिजबुल्लाह को भी ईरान के पीछे लगा दिया, इजराइल के पीछे लगा दिया, हूतियों को भी लगा दिया। कहाँ पर? तो लाल सागर में। ठीक है, ये 2 प्रॉक्सी हो गए। तीसरा कौन सा हो गया? हमास। ये भी कहाँ पर है? तो इजराइल के पीछे। ये सभी प्रॉक्सी हैं किसके? ईरान के। इसी प्रकार से पाकिस्तान के इलाकों में भी ईरान के कुछ प्रॉक्सी काम करते हैं। हो सकता है उनको उसके पीछे छोड़ दे, या अफ़गानिस्तान में और भी ज़्यादा संकट गहराता हुआ मिले आपको, या बाकी बलूचिस्तान में आपको और भी ज़्यादा इंसर्जेंसी और आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिनेरियो बन रहा है अपने अगल बगल में। तो बलूचिस्तान को हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। उसके अलावा एक भारत सरकार का रेगुलेशन आया जिसमें बताया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में आप इनरोल नहीं कर सकते हैं, है ना। अब 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किस कोचिंग में होते हैं? तो जहाँ पर IIT वगैरह की तैयारी होती है, मेडिकल की तैयारी होती है, या 10-12 लेवल की जो कंपटीशन होते हैं उसकी तैयारी के लिए कोचिंग होती है। 16-17 साल के बच्चे तो उसी में होते हैं। 16 से कम उम्र के बच्चे, वो तो बच्चे ही होते हैं, उनको इनरोल नहीं करने की बात की गई है। अब आप मुझे बताइए, अगर स्कूल इतना अच्छा होगा कि उसमें बच्चे पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, IIT और मेडिकल का एंट्रेंस पास कर सकते हैं, तो कोई क्यों जाएगा कोचिंग में पैसा खर्चा करने? यानी कि आपके यहाँ का प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल की क्वालिटी आपके यहाँ ही ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं टच कर पाता है। इसीलिए तो कोई बच्चा लाखों रुपया करके खर्च करे कोचिंग में जाता है। ये तो इस प्रकार की बात। और इसमें बोला क्या गया भारत सरकार के द्वारा कि उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बनता है, सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। इसके कारण से हम बोल रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं देना है। मतलब कि इसका मतलब मैं ये भी लगा रहा हूँ कि महिलाओं को घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सड़क असुरक्षित है उनके लिए, इसलिए रेगुलेशन बना दो कि सड़क पर महिलाएँ नहीं निकलेंगी। बच्चे कोचिंग 16 साल से कम के इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बन रही है। बच्चों को जाना क्यों पड़ रहा है कोचिंग 16 साल से कम उम्र में? क्योंकि आपके स्कूल की कंडीशन जो है वो बेकार है, बर्बाद है, किसी काबिल नहीं है आपका स्कूल। प्राइवेट हो, सरकारी हो, तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका इतना कठिन होता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, संख्या इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को कोचिंग के लिए जाना ही पड़ता है। ये माहौल कैसे बना कोचिंग का? ग्रेजुएशन करके आते हैं, एक सही से निबंध नहीं लिख पाते हैं, हमें सिखाना पड़ता है। हमें सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसका खामी है? ये ग्रेजुएशन सिस्टम का खामी है कि भाई जिसने स्कूल कॉलेज में अच्छे से उनको लिखना तक नहीं सिखाया। निबंध लिखना तो बेसिक चीज़ होता है। 5वीं 6वीं 10वीं में हम लोगों के स्कूल, सरकारी स्कूल में कंपटीशन होता था, मध्य विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में बच्चे नहीं लिख पाते हैं निबंध। क्यों नहीं लिख पाते? उनकी समझ क्यों नहीं बन पाई? उस बच्चे की कोई गलती नहीं, किसकी गलती है? स्कूल कॉलेज एजुकेशन सिस्टम की गलती है। तो इस रेगुलेशन को भी ज़रा हम देखेंगे। उसके अलावा आज का आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। पहले चलिए बलूचिस्तान प्रांत के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, सीमा वगैरह देखते हैं ईरान और पाकिस्तान का। ओके, देखिए ध्यानपूर्वक इस मैप को। ये ईरान है, ये बलूचिस्तान का इलाका है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से जो अगर एरिया वाइज देखेंगे तो बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% एरिया को कवर करता है। बलूचिस्तान का अपना ही इतिहास रहा है। वहाँ के कल्चर, वहाँ के गाने, वहाँ के फूड, हर चीज़ बहुत ही फेमस है। वहाँ के गाने, कने यारी करके आपने सुना होगा, एक बलूची बड़े ही फेमस गायक हैं जो कोक स्टूडियो तो सुनते होंगे ना आप लोग, उस पर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन गाते हैं वो। उसके अलावा बलूचिस्तान जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है। ईरान का भी कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, अफ़गानिस्तान का भी कुछ हिस्सा बलूचिस्तान जैसा है। जैसे बलूचिस्तान सिस्तान करके इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। उसके अलावा पाकिस्तान में मुख्य रूप से बलूचिस्तान का अधिकांश भाग आता है। बलूचिस्तान आज़ादी के बाद से ही संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि उसको पाकिस्तान में शामिल नहीं होना था। वो कट्टरवादी जो पाकिस्तान को लेकर इस्लामिक स्टेट की अवधारणा थी पाकिस्तान को बनाने के पीछे, वो उसकी हमेशा से खंडन करता रहा कि हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, हमें ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है। पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन करती है। अपने ही देश के लोगों पर हेलीकॉप्टर से या टैंक से गोली बम बारूद बरसाते हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर अभी कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है,
वहाँ पर बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इसलिए केवल इकट्ठा हुए थे क्योंकि मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा मामला है। कहाँ पर? मिसिंग पर्सन का बहुत बड़ा केस बनता है। कहाँ? बलूचिस्तान में, जहाँ पर 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 40 साल के पुरुष गायब हो जाते हैं अपने आप, उनका पता नहीं चल पाता है वो कहाँ जाते हैं। मिसिंग पर्सन्स का सबसे बड़ा उदाहरण है बलूचिस्तान। कभी सर्च कीजिएगा बलूचिस्तान मिसिंग पर्सन, तो आपको दिखेगा लिस्ट, इतने सारे दिखेंगे कि आप अचंभित हो जाएंगे। और पिछले 20 सालों में तो और भी संख्या बढ़ गया है। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी, उग्रवाद और टेररिस्ट आतंकवाद, इन दोनों का गढ़ बना हुआ है। उसके अलावा जब से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से गुजरा है, जो POK से गुजर कर कहाँ पर जाता है, तो आपका यहाँ पर ग्वादर पोर्ट तक जाता है। उसमें उसका विरोध करते हैं BLA और बलूचिस्तान के लोग। वो बोलते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, टेरेन यहाँ का, भौगोलिक परिस्थिति वहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन रेतीला है, पत्थर है और हरे भरे चीज़ें कम हैं, समुद्र है यहाँ पर और प्राकृतिक संसाधन से भरपूर इलाका है। प्राकृतिक संसाधन इतना भरपूर है कि पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्राकृतिक इलाका है ये, लेकिन सबसे गरीब इलाका है। यहाँ के मोर देन 70% आबादी जो है वो पॉवर्टी को फेस करती है। ठीक है, इतना सारा चीज़ मैं बलूचिस्तान के बारे में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको क्या हो कि नॉलेज हो कि क्या है मामला। ओके, BLA के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। यहाँ सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, भले ही यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है। यह जातीय बलूच लोग यहाँ के निवासी हैं, जो आधुनिक ईरान व अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। हालांकि बलूच आबादी बलूचिस्तान में पाई जाती है। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस तेल से समृद्ध है, पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत सरकार पर कई बार पाकिस्तान की सरकार आरोप लगा देती है कि आप इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हो। कहाँ पर? तो बलूचिस्तान में। लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं हम ऐसे इस तरह के काम हम नहीं करते हैं, गलत आरोप है। बलूचिस्तान में विद्रोह, भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों की वापसी के दौरान बलूचिस्तान साम्राज्य को भारत में शामिल होने, पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी। जिस तरह से कश्मीर को पेशकश की गई थी, उसी प्रकार से बलूचिस्तान को भी पेशकश की गई थी। बलूचिस्तान के राजा ने स्वतंत्र रहना चुना और यह लगभग 1 वर्ष तक स्वतंत्र रहा। 1 वर्ष तक बिल्कुल स्वतंत्र रहा बलूचिस्तान। वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने सैन्य और कूटनीति के संयोजन के साथ इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और इसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। और 1948 से 2023 तक वहाँ पर एक विरोध, वो भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए क्षेत्र में विकास और मानवाधिकार उल्लंघन की कमी के कारण बलूचिस्तान में यह विद्रोह वर्ष 1948 सक्रिय है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विद्रोही लड़ाकों को हथियार और खुफिया जानकारी के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है, लेकिन ये उनका आरोप बिल्कुल गलत है। हम इस तरह की चीज़ें तो नहीं करते हैं। बलूचिस्तान में भारत का क्या रुख है? भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के राजनीतिक रुख बनाए रखा है और हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। वर्षों से पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर मुद्दा उठाने के बावजूद भारत ने बलूचिस्तान पर चुप्पी बनाए रखी। हमने कभी बलूचिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जबकि कश्मीर का मुद्दा उन्होंने उठाया। कश्मीर के साथ भी तो यही पेशकश की गई थी कि आप पाकिस्तान में शामिल होइए, भारत में शामिल होइए या फिर स्वतंत्र रहिए। कश्मीर ने पहले बोला स्वतंत्र रहेंगे, फिर जब पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया तो उसने साइन कर दिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तब तक पाकिस्तान बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका था। फिर नेहरू जी की गलती वो सामने आती, जहाँ पर उन्होंने बिना आर्मी से सलाह मशवरा किए ही 2 से 3 दिन वॉर और चलता तो पूरा POK अभी हम आज़ाद करवा चुके होते। लेकिन उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बन गया। LOC वास्तविक सीमा बिल्कुल नहीं है, हमारा POK पर कब्जा हो गया है। LOC तो बीच कश्मीर में खींचा गया है। तो ये कश्मीर का मामला है। बलूचिस्तान का भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया किसने? पाकिस्तान ने। भारत के प्रधानमंत्री 2016 में अपने भाषण में बलूच के लोगों को अत्याचारों का जिक्र किया था। मोदी जी ने जब लाल किला से भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब CPEC क्या है? CPEC के बाद इस क्षेत्र में और तनाव बढ़ गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये सब आपको BLA को समझाने के लिए, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को समझाने के लिए, पाकिस्तान ईरान जो अभी खेल रहे हैं, एक दूसरे को मारामारी कर रहे हैं, उसके समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको। बाकी ईरान ने पाकिस्तान पर जो अटैक किया था वो ये जवाब देना चाहता था कि अमेरिका का सबसे मजबूत एलाई, जिसको सबसे ज़्यादा हथियार देता है अमेरिका, पाकिस्तान, इराक में इजराइल का दूतावास बोल रहा हूँ, उसके खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर, वहाँ पर छोटा सा ऑफिस था। उसके अलावा सीरिया में इजराइल का एक छोटा सा ऑफिस था।
इन सभी जगहों पर और पाकिस्तान में अटैक करके ईरान ने ये बताने की कोशिश की कि हम अमेरिका और इजराइल को खुलेआम टक्कर दे रहे हैं, ये बताने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान पर नहीं करना चाहिए था उसको, जबकि उसको पता है कि इन सब युद्ध से इस देश का कोई लेना देना भी है नहीं। लेकिन उसने किया, अब किया तो फिर उस पर ही अटैक हुआ। अब सारा कुछ तो आप देख ही रहे हैं। इसलिए बलूचिस्तान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ पर इस हद तक के अटैक हो रहे हैं और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी कन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक व अन्य बुनियादी ढांचा, CPEC क्या है भाई? तो इसका उद्देश्य चीन के पश्चिम भाग सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के उत्तरी भाग में खुर्जे राब दर्रा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, खुंजे राब दर्रा कहा जाता है, के माध्यम से बलूचिस्तान पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक व अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे, पाइपलाइन नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। लेकिन जब से CPEC को अनाउंस किया गया है, बोला गया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी सुधर जाएगी, 2012-13 के आसपास से ये चल रहा है प्रोजेक्ट, बर्बाद हो गया वो देश और भी। उसकी इकॉनमी कंडीशन आप देख ही सकते, 10 साल में तो ख़राब ही हुआ है। मुझे कोई दुश्मनी थोड़ी ना, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका विरोध करते हैं कौन? तो बलूचिस्तान के बहुत सारे लिबरलाइजेशन के बहुत सारे संगठन हैं जो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, वो सब इसका विरोध करते हैं। यह ग्वादर पोर्ट से चीन के लिए मध्य पूर्व अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुँचेगा। दरअसल में चीन के लिए बहुत सारे चोक पॉइंट बन गए हैं, जैसे मलक्का की जल संधि चीन के लिए चोक पॉइंट है। इसी प्रकार से चीन जो है वो अपना दूसरा रास्ता तलाशना चाहता था, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान से होते हुए डायरेक्ट हिंद महासागर तक पहुंचने का रास्ता CPEC के माध्यम से बनाया। 2013 में शुरू किया। BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी देश, अफ्रीका, यूरोप को भूमि समुद्री मार्ग से जोड़ना है। भारत के लिए मुद्दा क्यों था? क्योंकि भारत के लिए POK से गुजरता है, जो हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन करता है। POK हमारा है, उससे नहीं गुजरना चाहिए था। इसको ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान का और चीन का एक दखल है इन क्षेत्रों में, इसको ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं, मुख्य रूप से वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल क्या है आज का? तो देखिए 18 तारीख को द हिंदू में आया था। किसके लिए? तो चीफ सेक्रेटरी के कार्यकाल के एक्सटेंशन को लेकर द हिंदू में डिटेल में आर्टिकल आया था। ये भारत सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुख्य सचिव के कार्यकाल पर सुप्रीम न्यायालय का फैसला, और ये 18 तारीख द हिंदू में डिटेल में इस पर आर्टिकल आया था। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, देखिए दिल्ली में दो भाग है, एक है दिल्ली, दिल्ली राज्य, और एक है NCR या NCT जिसको कहा दिया जाता है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। NCR में नेशनल कैपिटल रीजन में NCR में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब के बहुत सारे ज़िले आते हैं। वहाँ पर उन राज्य का शासन चलता है, लेकिन बस वगैरह मेट्रो की सर्विस इन राज्यों तक जाती है। NCR नेशनल कैपिटल रीजन। आने वाले समय में जो भारत सरकार का प्लान है उसके तहत ये प्लान है कि दिल्ली जो है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो है, ये बहुत ही छोटा सा है, इसको क्यों ना एक्सटेंड किया जाए। तो आने वाले समय में भारत सरकार प्लान कर रही है, जो नीति आयोग का भी प्लान है, कि आने वाले समय में यूपी के, मध्य और उसके बाद राजस्थान के और हरियाणा के बहुत सारे ज़िलों को दिल्ली राज्य के तहत शामिल करके एक वृहत दिल्ली क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आने वाले समय की बात हो रही है, लेकिन अभी की मैं बात क्या कर रहा हूँ, अभी जो फैसला है उसके बारे में देखते हैं। और इसने बोला कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अद्वितीय स्थिति रखती है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी सीट है। दिल्ली की निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपलब्ध किए गए हैं। उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली NCT का संवैधानिक प्रमुख होता है। इस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उपराज्यपाल। इसीलिए उपराज्यपाल को राज्यपाल क्यों नहीं कहा जाता है? कभी आपने ये सोचा उपराज्यपाल इसको क्यों कहा जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों कहा जाता है? LG गवर्नर क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि यूटी के मुख्य रूप से शासनाध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय का एक, मान लीजिए, एक उत्तराधिकारी के तौर पर काम कर रहा है। कौन? तो उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल। इसीलिए इसको उपराज्यपाल कहा जाता है, गवर्नर नहीं कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर शासन किसका होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि हर पल उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए उसने LG नामक एक अधिकारी को नियुक्त कर रखा है। कहाँ? तो NCT में। कई बार ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि दिल्ली के राज्यपाल क्यों नहीं कहा जाता, उपराज्यपाल क्यों कहा जाता है?
पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि जैसे कुछ विषय में दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बजाय उपराज्यपाल या केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में रखे गए हैं। निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों व उत्तरदायित्वों का वितरण संवैधानिक एवं राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा है हमेशा से ही। किसके बीच में? दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल, इन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा को लेकर हमेशा ही विवाद होता रहा है। जब केंद्र और दिल्ली में सरकार सेम हो जाती है, जैसे कांग्रेस के समय में शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, तो उस समय आपने देखा होगा कि इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते थे, चर्चा भी नहीं होता था कभी। लेकिन उसके बाद से जब से दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है या सेंटर में आम आदमी पार्टी की, तो आपने सुना होगा रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट के आपको मामलों सुनने को मिलते होंगे। हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहता है ये। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के प्रशासन के संबंध हालिया विवाद क्या है, तो देखिए क्या केंद्र सरकार की 2015 की अधिसूचना ने अनुच्छेद 239A 3A के तहत अपवादों की सूची में प्रविष्ट 41 का योग किया और सेवाओं, लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि से जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार एलजी को सौंप दिया, जहां वह मुख्यमंत्री से सलाह ले सकता है। अधिसूचना में कहा गया कि एनसीटी दिल्ली सरकार प्रविष्ट 41 यानी सेवाओं के लिए कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि यह किसके तहत आता है? यह केंद्र सरकार के तहत आता है। यह दिल्ली के एनसीटी विधानसभा के दायरे से बाहर है। 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई कि सेवा से संबंधित अधिकारियों के सेवा से संबंधित कानून कौन बना सकता है? तो केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है, दिल्ली सरकार ये चीज़ नहीं बना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय क्या मान्यता? सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2023 मामले में निर्णय दिया। पिछले साल मैंने आपको ये मामला पूरा समझाया था। न्यूज़पेपर डिस्कशन में मैं ये सब मामला कवर करते आ रहा हूँ शुरू से ही। पिछले साल के करीब में कब मैंने शुरू किया था? अप्रैल के आसपास मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन शुरू किया था। तब से ही मैं इन सब मामलों को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से एक बार पढ़ाता हूँ क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। ये एनसीटी दिल्ली के पास लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति प्राप्त है और ऐसे मामलों में एलजी सरकार दिल्ली सरकार के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को यहाँ पर झटका दिया और कहा कि लोक व्यवस्था, दिल्ली पुलिस की बात हो रही है, पुलिस, भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास में है और उसके बारे में एलजी को दिल्ली सरकार से सलाह लेने के बाद ही काम करना होगा। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023 के अपने फैसलों में स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को। जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला, उपयुक्त निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का अवधारणा को मान्यता प्रदान की। जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, निम्न अनुसार आगे बढ़ती है। लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो आईएएस होंगे, जो सचिव होंगे, वो सब किसके प्रति जवाबदेह होंगे? तो दिल्ली सरकार के प्रति। मंत्रिमंडल विधायिका या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है, दिल्ली सरकार विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। अब विधानसभा आवधिक रूप से मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होगी। ये तिहरी श्रृंखला का अनुमोदन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया कि ये तिहरी श्रृंखला पूरे देश भर में चलती है, दिल्ली में भी चलेगी। ये दिल्ली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोक सेवा, लोक व्यवस्था, उसके बाद से पुलिस और भूमि, ये तीन मामले केंद्र सरकार के पास हैं, बाकी मामले दिल्ली सरकार के पास में हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी कार्रवाई जो जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला को तोड़ती है, बुनियादी रूप से प्रतिनिधि सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और अधिकारी सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर इस तिहरी श्रृंखला को तोड़ा जाता है तो ये लोकतंत्र का उल्लंघन होगा। अमान्य करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? केंद्र सरकार ने अब फिर नया पैंतरा खेला। केंद्र सरकार ने बोला सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत, हम तो पूरा कानून बनाकर संशोधन ही कर देंगे। संशोधन ही कर दिया। दिल्ली सरकार के हाथों में आज कुछ भी शक्ति है ही नहीं। इतनी शक्ति भी नहीं कि बेचारे गाड़ी लेकर घर जा सकें। सच बता, उतनी ही शक्ति है उनके पास। सच में बताऊं तो कुछ भी शक्ति नहीं है। एकाएक गायब कर दिया है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति के पटल से, ये दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार ने। अमान्य करार दिए जाने के बाद केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्णय को निष्प्रभावी या ओवर रूल करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया और अब इस अध्यादेश को चैलेंज किया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। कहाँ पर? तो सुप्रीम कोर्ट में। जबकि मामला अभी भी संविधान पीठ के पास लंबित ही था।
संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन अधिनियम 2023 को पारित कर दिया गया, जहां दिल्ली में प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार को अधिभावी शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारत सरकार ने दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 पास किया और सभी शक्तियां अपने हाथों में समेट लिया। क्या भारत सरकार को ये संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है? संवैधानिक रूप से कुछ भी गलत नहीं किया है। संवैधानिक रूप से तो कल से हो सकता है दिल्ली की विधानसभा को खारिज करके बोले कि दिल्ली राज्य एक कल की बात थी, पास्ट टेंस में चला गया है, ख़त्म करते हैं, आज से दिल्ली यूटी होगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूटी। जिस तरह से लक्षद्वीप है, जिस तरह से पंडिचेरी में तो विधानसभा है, जिस तरह से चंडीगढ़ है, उसी प्रकार से दिल्ली भी होगा। ये भी कर सकती है, केंद्र सरकार पा सकती है। दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल में 6 माह के विस्तार का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा इसी शक्ति का प्रयोग करके लिया गया है और इसी विस्तार को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 क्या है? तो यह अधिनियम सिविल सेवकों के पदस्थापन एवं नियंत्रण के संबंध में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नामक एक अस्थायी प्राधिकरण की स्थापना की मंशा रखता है। इस अधिनियम में कहा गया कि दिल्ली के क्षेत्र के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनके संबंध में निर्णय लेने के लिए हम एक अधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन कर रहे हैं। एनसीसीएसए में दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके प्रमुख के रूप में होंगे। मुख्य सचिव व प्रधान सचिव दोनों एनसीटी दिल्ली सरकार संबंध शामिल होंगे। ये 3 लोग मिलकर फैसला लेंगे प्रशासन के संबंध में, सिविल सेवा प्राधिकरण के संबंध में पदस्थापन, नियंत्रण, अधिकारियों पर नियंत्रण, उनका ट्रांसफर, इनके संबंध में निर्णय ये 3 लोग मिलकर लेंगे। एनसीसीएसए लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों को छोड़कर दिल्ली सरकार के विभिन्न विषयों में सेवारत सभी समूह ए अधिकारी का स्थानांतरण एवं पदस्थापन के संबंध में एलजी को अनुशंसाएं भेजेगा और एलजी फिर इस पर निर्णय लेंगे। धारा 45D उल्लिखित अध्यादेश के धारा 45D में संशोधन के माध्यम से दिल्ली में सांविधिक आयोग व न्यायाधिकरण में नियुक्तियों के संबंध में केंद्र की शक्ति प्रदान की गई। या तो केंद्र सरकार को शक्ति दी गई, मुख्यमंत्री को एक प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में दिया तो गया, लेकिन उसमें 2 अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। अधिकारी और प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति मान्य होते हैं? तो केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे होते हैं, है ना। धारा 45D में कहा गया है कोई भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या कोई सांविधिक निकाय या उसके कोई पदाधिकारी या सदस्य जिसका एनसीटी दिल्ली में या उसके तत्सम प्रभावी किसी विधि द्वारा गठित या नियुक्त किया जाता है तो यह राष्ट्रपति द्वारा गठित, नियुक्ति या मनोनीत होगा। राष्ट्रपति ही मनोनीत या नियुक्ति करेंगे। इन सभी का सामान्य अर्थों में समझते चलिएगा। यह अधिनियम एलजी को अंतिम प्राधिकार प्रदान करता है, जहां किसी भी मतभेद की स्थिति में एलजी का निर्णय अधिभावी होगा। यहीं पर दिल्ली सरकार के पास में सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब आपके हाथ में प्रशासनिक ऑफिसर नहीं होंगे तो आपके हाथ में काम भी नहीं होगा, क्योंकि आप उनको कोई आदेश देंगे, हो सकता है वो आदेश को मानने से मना कर दें। अब आप क्या कर सकते हो? उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आपके हाथों में नहीं है, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। एनसीटी दिल्ली के मंत्रियों को दरकिनार करना। नया अधिनियम विभाग के सचिवों को संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना, विभाग के सचिव मंत्री से परामर्श किए बिना एलजी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पास किसी मामले को ले जाने की अनुमति देता है। उस विभाग के जो सचिव होंगे वो मंत्री से नहीं पूछेंगे और किसी भी मामले को एलजी के पास में लेकर जा सकते हैं या मुख्य सचिव के पास में लेकर जा सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या होगा? इससे क्या होगा? मंत्रियों की शक्ति एक तरीके से छीन हो जाती है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस पर क्या क्या आरोप लगते हैं कि इसके द्वारा लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है केंद्र सरकार, संवैधानिक उल्लंघन कर रही है। उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय संबंधित विभिन्न चिंताएं भी हैं। संवैधानिक तर्क व अतीत के ज्ञान की हानि होती है। इससे मुख्य सचिव के कार्यकाल की एक पक्षीय विस्तार की अनुमति देने का न्यायालय का निर्णय न केवल संवैधानिक तर्क से भटकाव को प्रकट करता है, बल्कि इसके अतीत के ज्ञान के भी विपरीत है, जो संवैधानिक व्याख्या को दिए जाने वाले महत्व को नष्ट करता है। यह संवैधानिक मामलों पर न्यायालय के बदलते रुख के बारे में चिंताएं भी पैदा करता है। ओके, मुख्य सचिव के लिए नियमों का चयनात्मक अनुप्रयोग किया जा रहा है। मुख्य सचिव की नियुक्ति को जब संवैधानिक न्यायालय ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तो एक तरह से क्या है, तो केंद्र सरकार की क्या दिखाता है, तो मनमानीपने दिखाता है। ओके, अब न्यायालय ने बोला कि ठीक है केंद्र सरकार नियुक्त कर सकती है, कार्यकाल बढ़ा सकती है मुख्य सचिव वगैरह की, ये खींचातानी चलता ही रहेगा। मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान में रखना था? मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है ये एक्ट दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023, इसमें कैसे प्राधिकरण बनाए गए हैं, किस प्रकार से इसमें काम किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट पूछा जा सकता है कि ये एक्ट किस प्रकार से संविधान या लोकतंत्र की भावनाओं को कमज़ोर करता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है।
सीधा सीधा ये एक्ट पूछा जा सकता है। पीटी में भी पूछा जा सकता है कि ये एक्ट क्या है, किस प्रकार से ये संघवाद की भावना को कमज़ोर करता है, केंद्र और राज्य के बीच भावनाओं को कमज़ोर करता है। तो संघवाद से उसके अलावा जो मैंने अभी बताया उन सब चीज़ों से जोड़कर इसको याद में रखिएगा। और अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है न्यूज़ में आपके लिए। अगला न्यूज़ जो है वो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। आपको पता ही है कि स्वेज कनाल में क्यों व्यापार कम हो रहा है, क्योंकि हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं किसको, तो लाल सागर में आने वाले जहाज़ों को। इसी तरीके का एक और इम्पोर्टेंट कनाल है दुनिया में जिसको बोला जाता है पनामा नहर। पनामा नहर कहाँ है, तो पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, जो पनामा शहर से गुजरती है। और ये नहर दुनिया के ट्रेड रूट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ख़ास तौर से अमेरिका के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मैं मैप दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। लेकिन न्यूज़ क्या है, तो पनामा नहर में सूखे के कारण लगभग 36% जो शिप है उनकी आवाजाही प्रभावित हुई है। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन जाए। इससे पूरे दुनिया से तो नहीं, लेकिन कम से कम अमेरिका के ट्रेड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। और दुनिया के ट्रेड को किस प्रकार से नुकसान पहुंचेगा, अभी मैं मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस मैप को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अमेरिका के इस तट से यहाँ तक के ले जाने के लिए ये पूरा का पूरा रास्ता है, या फिर ये रास्ता होता है। इस रास्ते में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या हैं, तो ट्रेन है, अलग अलग पहाड़ है, पठार है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुख्य रूप से सस्ता भी पड़ता है यहाँ से यहाँ एक बार में बड़े शिप पर लाद कर यहाँ से यहाँ ले जाना। अगर ये रूट बंद होता है तो अमेरिका के पास क्या ऑप्शन रहेगा, ये दुनिया के पास। मान लीजिए दुनिया के यूरोप को यहाँ से कोई सामान मंगाना है तो वो यहाँ से यहाँ होते हुए उसको लाना पड़ेगा, अटलांटिक पार करते हुए यूरोप। अभी कैसे आता है सामान, तो अभी ऐसे आता है। तो लगभग पूरे साउथ अमेरिका को जो आप घूम कर जाते थे नीचे से, वो भी इस जगह पर बहुत बड़े बड़े बर्फ़ की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण जहाज़ों के लिए सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है ये दक्षिण अमेरिका के नीचे वाला हिस्सा। इसलिए पनामा नहर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए, और उसमें भी अमेरिका और यूरोप के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भारत और अमेरिका का ट्रेड हो सकता है इस रास्ते से हो, है ना, लेकिन यूरोप का ट्रेड अगर यहाँ से हो रहा है तो वो इसी रास्ते से होगा, तो उसको भारी नुकसान पहुँचता है। अब पनामा के नहर के साथ हुआ क्या है, तो पनामा नहर में आपको पता ही होगा, कभी सर्च कीजिएगा, लिफ्ट करके जहाज़ों को ऊपर उठाया जाता है पानी भरकर, और फिर लिफ्ट पानी निकाल कर उनको जहाज़ों के नीचे किया जाता है। बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। पनामा नहर इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत नमूना देखने को मिलेगा, अगर आप ध्यानपूर्वक उसको सर्च करके देखिएगा कभी। तब इस पनामा नहर के कारण से ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होने जा रहा है, क्योंकि सूखा, अब सूखा को किससे जोड़ सकते हो आप, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से आप जोड़ कर देख सकते हैं। और आज तक के सबसे गहरे सूखे से प्रभावित एरिया हो रहा है ये इस जगह, और इसके कारण से यहाँ पर ये संकट देखने को मिल रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है ये, पनामा उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक छोटा सा देश है, उसी में ये नहर गुजरती है, पनामा नहर। इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना में से एक है, सर्च करके ज़रूर देखिएगा इसको। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस नहर को, तो ये है अटलांटिक से प्रवेश करके इस तरह से आके 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 यहाँ पर ये क्या करता है, तो पैसिफिक में मिल जाता है ना। और इसको ध्यान रखिएगा, यही सब बीच बीच के बहुत सारे ऐसे लेक हैं जो सूख रहे हैं धीरे धीरे, इसके कारण से यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो रही है। ओके, अगले न्यूज़ को देखिए क्या है। अगला न्यूज़ जो है वही कोचिंग सेंटर से संबंधित है, जिसमें बोला गया कि 16 साल से कम उम्र के, बिलो 16 साल एज के ग्रुप के बच्चों को आप एडमिशन नहीं करवाएंगे अपने सेंटर में। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट टीचर आपके पास नहीं होने चाहिए, ग्रेजुएट और उनके क्वालिफिकेशन आपके वेबसाइट पर उपलब्ध होना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को ये बोला गया है कि आप उनके मेंटल स्थिति का भी ध्यान में रखेंगे कि बच्चे होते हैं 16 साल से कम उम्र, तो बचपना ही होता है, बच्चे ही होते हैं 16 साल 17 साल 18 साल के, तो उनके मेंटल स्थिति का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा, और उनको आप इनरोल नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा 16 से 17 18 साल का इनरोल हो रहा है आपके कोचिंग में, तो आपके कोचिंग में मानसिक स्थिति को हैंडल करने के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए दरअसल होता क्या है, यूपीएससी की बात करें आप लोग या पीसीएस की बात करें, तो इसमें जो बच्चे आते हैं सामान्य तौर पर वो ग्रेजुएट करके आते हैं और मैच्योर होते हैं, इतनी समझ होती ही क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मेंटल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है क्या बताया जाए, लेकिन इसको हैंडल कर लेते हैं क्योंकि इनको क्या बनना है, ऑफिसर बनना है। ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन ही होता है मानसिक रूप से आप समस्याओं को झेलें और मानसिक रूप से मजबूत बने। नहीं हो रहा है आपका रिजल्ट तो भी आपको मजबूत बनकर रहना पड़ता है, अगले की तैयारी फिर करनी होती है। तो ये मानसिक कंडीशन झेल जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे। लेकिन प्री एज में क्या होता है, ग्रेजुएशन से पहले के बच्चों का क्या होता है, तो मैच्योर नहीं होते हैं मानसिक रूप से, इन चीज़ों को समझ सकने लायक उनकी मानसिक स्थिति डेवलप नहीं होती है क्योंकि उम्र नहीं होता है। तो उनके लिए बोला गया है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे। और ये भी बताया गया है कि आप अपने हॉस्टल फैसिलिटी, क्लासरूम, इन सभी की जानकारी अपने वेबसाइट पर देंगे। और क्या करेंगे, जो आपके ट्यूटर हैं जो पढ़ाते हैं उनके बारे में भी, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनके बारे में सभी जानकारी आपके वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये कल आया है भारत सरकार का रेगुलेशन। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि फेक मिसलीड नहीं करेंगे आप, प्रॉमिस नहीं करेंगे उनसे कि हम आपको पास करवा ही करवा देंगे। उसके अलावा आप गारंटी नहीं लेंगे कि आपको मैं पास करवा ही करवा दूंगा। 100% सिलेक्शन का भी गारंटी लेते हैं कई सारे कोचिंग, आपने देखा होगा फेक कोचिंग्स वगैरह का, फेक सिलेक्शन का केस थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था मैंने। तो इस तरह की चीज़ों के लिए भी स्ट्रिक्ट किया है भारत सरकार ने। क्यों किया है, क्योंकि कोटा का केस आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हुआ वो आपको पता ही होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने कल गाइडलाइन जारी किया है। मिसलीड करने से लेकर कोचिंग के जो फैकल्टी होते हैं उनके लिए भी किया गया है कि आप अपने इनके क्वालिफिकेशन को बताएंगे, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कोचिंग का, हॉस्टल फीस, इन सभी की जानकारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। फेक प्रोमिसेस और फेक 100% सिलेक्शन की गारंटी, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। उनके मेंटल कंडीशन को हैंडल करने के लिए भी आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से पूछें तो सही कदम है ये, लेकिन स्कूल को भी आपको सही करना चाहिए जिससे इस हद तक कोचिंग खुले ही ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपके जीएम क्रॉप से संबंधित है, जीएम सरसों से संबंधित है, जिसमें भारत सरकार ने बोला है कि जीएम सरसों हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम खाने वाले तेलों को सस्ता करना चाहते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जहां पर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो हैं उन्होंने जवाब दिया भारत सरकार की तरफ से कि हम ईडेबल ऑयल को, खाने वाले तेल को, खाद्य तेल को सस्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके यहाँ जीएम सरसों को देश में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पिटीशन में क्या बोला गया था, पिटीशन में बोला गया था, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। उसमें बोला गया कि देश में 5477 तरीके के सरसों उगाए जाते हैं। अभी मैं जीएम सरसों के बारे में डिटेल बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। पूछा गया यूपीएससी 2012 मेंस से पूछा गया जीएम सरसों के बारे में, और पीटी में भी कई बार पूछा जा चुका है। आपसे भी पूछा जा सकता है मेंस और पीटी दोनों में जीएम फसल के बारे में। तो जीएम 5477 वैरायटी के भारत में सरसों का उत्पादन होता है वर्तमान में। अब जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के आने से इनके किस्मों की विलुप्ति का खतरा हो जाएगा। ये तरह तरह के जो भारत में सरसों किस्म हैं इनके लिए संकट हो जाएगा, हो सकता है ये विलुप्त हो जाएं। ओके, उसके अलावा कई सारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जीएम फसलों को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं जीएम क्रॉप्स। किसको? जैव विविधता को जीएम क्रॉप्स नुकसान पहुंचाते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया था जहां पर तरह तरह की बातें मिस्टर मेहता ने किया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को लगभग 50 से 60% ईडेबल ऑयल के इंपोर्ट पर हमें क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, जो भारत के फूड सिक्योरिटी के लिए भी क्या है तो खतरा है, भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर भी खतरा उत्पन्न करता है। जियोपॉलिटिक्स के दौर, परिवर्तन के दौर में, रूस यूक्रेन दौर के बाद, युद्ध के बाद से भारत में सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी के तेल भारत में महंगे हो गए थे। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की अवधारणाएं देखी गई। इसी प्रकार से इंडोनेशिया से हम बहुत बड़े स्तर पर, मलेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों को हमें कम करना है तो देश में जीएम क्रॉप्स को हमें बढ़ावा देना ही पड़ेगा और उन्हीं के द्वारा हम अपने ईडेबल ऑयल, खाद्य तेलों की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे ताकि देश में सस्ता खाद्य तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये सरकार का पक्ष है। पर्यावरण का पक्ष आपको बता ही दिया कि वैरायटी नष्ट हो जाएगी, ये होगा, वो होगा, फलाना ठिकाना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
अब हमें करना क्या है, हमें जीएम क्रॉप्स के बारे में समझ लेना है कि जीएम क्रॉप्स दरअसल में होता क्या है। बाकी आंकड़ों की बात करें, कितना भारत की मांग होती है एडिबल ऑयल की, ये सब चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना है। फिर भी अगर आप ध्यान में रखना चाहें तो भारत को 24.6 मिलियन टन एडिबल ऑयल की ज़रूरत होती है, जबकि देश में करीब में 11.1 मिलियन टन का ही उत्पादन हो पाता है। उसके अलावा से 13.45 मिलियन टन 54% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल डिमांड वाज मेट थ्रू इम्पोर्ट, एस्टिमेटेड अराउंड 1,15,000 करोड़ रुपए का हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है तेलों का, तब जाके हमारे देश की खाद्य ज़रूरतें पूरी हो पाती है। अलग अलग समय का आंकड़ा है, इतने आंकड़ों में आपको पढ़ना नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि खाद्य तेल की आपूर्ति पर हम निर्भर करते हैं, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है उसको। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखिए जीएम सरसों दरअसल होता क्या है, नाम क्या है उसका, किस प्रकार से काम करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा सरसों हाइब्रिड एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हार्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक तौर पर संशोधित रूप है। DMH 11 भारतीय सरसों किस्म वरुण पूर्वी यूरोप की अर्ली हीरा 2 सरसों के बीच संकरण का परिणाम है। इन 2 सरसों को हमने हाइब्रिड करके किसका जन्म दिया, तो DMH 11। इसको क्या बोलते हैं, धारा सरसों हाइब्रिड 11। ओके, इसमें 2 एलियन जीन बार्नेज व बार स्टार होते हैं। इन दोनों का नाम पूछा जाता है PCS में, ध्यान में रखिएगा। जो बैसिलस एमाइलोफिसेंस नामक मिट्टी के जीवाणु से आइसोलेट होते हैं एवं उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों के संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक होते हैं। ये जो टेक्निकल टर्म्स मैंने बोले हैं, कुछ जीवाणु के नाम और इन सब चीज़ों के नाम, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी धारा सरसों तो याद में रहेगा ही आपको। वरुण में बार्नेज अस्थायी बांझपन की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं कर सकता है। अर्ली हीरा 2 में बारस्टर बार्नेज प्रभाव को रोकता है, जिससे बीज उत्पन्न होते हैं। DMH 11 ने राष्ट्रीय जांच की तुलना में लगभग 28% और क्षेत्रीय जांच की तुलना में 37% अधिक उपज प्रदर्शित किया है। पूरे देश लगभग स्तर पर लगभग 28% अधिक उपज मिलता है। किससे, तो हमें इस DMH 11 से मिलता है। इसके उपयोग को GEAC द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। जो भारत सरकार का संस्था है उसने इसको अनुमोदित कर दिया है कि आप इसका उपयोग पूरे देश स्तर पर कर सकते हैं। बारजीन संकर बीज का आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखता है। बार्नेज ब्रास्टर प्रणाली की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, संकर बीज उत्पादन के लिए कुशल नर बाध्यता उर्वरता बहाली प्रणाली की आवश्यकता होती है। सरसों में वर्तमान उपलब्ध पारंपरिक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक नर बाध्यता प्रणाली में कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में बाध्यता के टूटने की सीमाएं हैं, जिससे बीज की शुद्धता कम हो जाती है। देखिए दरअसल होता क्या, जीएम क्रॉप्स बनाए क्यों जाते हैं। अब कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको प्रमुख रूप से कोई जीव नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, उसके जेनेटिक्स में बदलाव कर देते हैं, जिससे उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो उसको नुकसान पहुंचा रहा था वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। सामान्य रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इसी को कहा जाता है कि उसको प्राकृतिक रूप से हम क्या बना देते हैं, थोड़ा सा मजबूत बना देते हैं, उसके जीन में परिवर्तन करके उसको बैक्टीरिया के विरोधी बना देते हैं, जिससे वो सरसों पर बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं हो पाता है। सामान्य भाषा में समझते चलिएगा। उसके अलावा जब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है तो उसमें क्रॉप्स जो होते हैं, उत्पादन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। बाकी टेक्निकल चीज़ें कुछ ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी इतनी टेक्निकल में जाना नहीं है। मुख्य रूप से जाना किस पे है, समस्या और समाधान की तरफ में बढ़ना है। ओके, आनुवांशिक रूप से तैयार बार्नेज प्रणाली के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। भारत में फसलीय पौधे के आनुवांशिक परिवर्तन के लिए केंद्र CGMCP ने बार्नेज बास्टर प्रणाली में कुछ बदलावों के साथ एक सफल प्रयास किया है, जिसके परिणाम स्वरूप GM सरसों हाइब्रिड MH 11 का विकास संभव हो सका, जिसमें वर्ष 2008 से 2016 के दौरान आवश्यक विनियामक परीक्षण प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इसी के बाद इसको देश में अनुमति दे दी गई थी, इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया था पूरे देश स्तर पर। क्यों आवश्यक है GM सरसों, घरेलू मांग को पूरा करने के भारत का खाद्य तेल का आयात लगातार बढ़ रहा है। इसी के लिए हमें क्यों चाहिए, तो सरसों चाहिए, GM मॉडिफाइड सरसों चाहिए, जिसमें उत्पादन ज़्यादा हो, उसको फसलों को नुकसान भी ना पहुँचे, ज़्यादा हमें बैक्टीरिया वगैरह के लिए संकट का भी सामना न करना पड़े और अपना उत्पादन बढ़े। क्यों, क्योंकि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है। अंततः विदेशी मुद्रा में कारण बनता है, जिसके कारण हमें चाहिए। भारत में तिलहन फसल अर्थात सोयाबीन, रेपीसीड, सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी के उत्पादन इन फसलों के वैश्विक उत्पादन की तुलना में बहुत कम है। आनुवांशिक रूप से विविध फसलों के संकरण से बढ़ी हुई उपज अनुकूलन के साथ संकर प्रजाति उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, जिससे देश में उत्पादन बढ़ता है। आपको याद है हरित क्रांति, याद है हरित क्रांति, गेहूँ के उत्पादन में क्रांति लाई गई थी, तो वो यही था हरित क्रांति। उसमें GM नहीं था, उसमें अलग तरीके कुछ गेहूं के उच्च किस्में यूज की गए थे, संकर किस्में का उपयोग किया गया था। उर्वरक
के सहायता से। उर्वरक उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था, किसमें, तो हरित क्रांति में। तकनीक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जीनों बार्नेज, ब्रास्टर, बार की सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जीन है अलग अलग निर्धारित दिशा निर्देशों को लागू करने के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभाव का आकलन करने के लिए 3 वर्ष BRL-1 को 2 वर्ष तथा BRL-2 को 1 वर्ष का फील्ड सर्वेक्षण किए गए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GM सरसों की विषाक्तता, एलर्जी, संरचनात्मक विश्लेषण, क्षेत्र परीक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा अध्ययन पर व्यापक शोध से पता चला है कि वे भोजन तथा फीड के उपयोग के साथ साथ उत्पादन के लिए भी सुरक्षित हैं। कौन सी चीज़ें, तो GM सरसों को हमने तरह तरह के पैमानों पर मापा और हमने देखा कि उत्पादन यानी कि ज़मीन के लिए भी, किसान के लिए भी और इंसान के लिए भी, दोनों के लिए एक चीज़ क्या है, तो सही है, सुरक्षित है, हम इसको उपयोग कर सकते हैं। DMH-11 में बार जीन होता है जो शाकनाशी सहिष्णुता के लिए जिम्मेदार होता है। शाकनाशी सहिष्णुता के संबंध में बार जीन की प्रभावशीलता सवालों के घेरे में रहती है हमेशा, लेकिन हमने जब इसको परीक्षण किया तो हमें पता चला कि बिल्कुल सही चीज़ है और फिर हमने इसके उत्पादन का फैसला लिया है। तो GM सरसों के बारे में ध्यान में रखिएगा, क्या है, कुछ टेक्निकल टर्म है उसको ध्यान रख लीजिएगा। GM फसल क्या होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है कि तमिलनाडु रेडी टू होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। ये नेहरू स्टेडियम है, कहाँ पर, तो चेन्नई में, जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। केवल चेन्नई में आयोजित नहीं होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, इन सभी जगहों पर इसको आयोजित किया जाएगा। 5000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन इसमें भाग ले रहे हैं। 26 अलग अलग तरीके से भाग लेंगे, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हो रहा है, तो अंडर 17 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, उसके बाद से त्रिची, इन्हीं सभी जगहों पर आयोजित किया जाएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बिहार स्पेशल संबंधित है। बिहार सरकार स्टार्टअप में अग्रणी बनाएगी बिहार को, और राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मुताबिक सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर काम कर रही है। ऐसा काम कर रही है कौन, तो बिहार सरकार। कल मैंने आपको लघु उद्यमी योजना के बारे में बताया था, लघु उद्यमी योजना, जिसमें 2 लाख रुपये गरीबों को बांटा जाएगा 5 साल में और उनको बिजनेस करने के लिए बोला जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि बिज़नेस का मतलब केवल बिजनेस ही नहीं होता, एक दुकान भी तो बिज़नेस होता है। सभी लोग अगर दुकान ही खोल लेंगे तो ख़रीदार कौन रहेगा। खैर चलिए, पैसा दे रही है बिहार सरकार, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, कुछ तो करेंगे ही पैसा लेकर, है ना। और लोगों को जब मिल रहा है, सरकार होती क्यों है, लोगों की मदद के लिए ही तो होती है। तो 2 लाख रुपये दे रही तो देने, तो अच्छी बात तो है। राष्ट्रीय स्टार्टअप मिशन 16 जनवरी के अवसर पर अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 के कार्यक्रम मंत्री के अनुसार जैसे जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा। बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने। कार्यक्रम में राज्य में सक्रिय कई स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें शामिल हैं मेडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सबसे स्टार्टअप का पुरस्कार मिला है। वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इन श्रेणी में प्रथम रनअप है। बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे रनअप के रूप में उभरे हैं। तो ये कुछ स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया गया और सम्मानित करना भी चाहिए। कब तक सरकारी नौकरी के बहाने ही बिहार के युवा बैठे रहेंगे, स्टार्टअप की तरफ में उनको ट्रेंड करना चाहिए, पैसे देना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या होता है, क्यों ना अपना कारोबार वो शुरू करें। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था। कुछ टॉपिक तो मैंने डिस्कस किए ही हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।